अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमती इत्तेहादियों में इस वक्त ये सोच चल रही है कि अगर वो कमज़ोर हो गए तो इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होगा। यही वजह है कि एक बार फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। पहले बजट का मामला हो या फिर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का मामला हो, पीपल्स पार्टी ये शिकवा करती दिखाई दी कि हुकूमत ने उसको एतमाद में नहीं लिया, जिसके बाद ये तासुर उभरने लगा कि जैसे पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का अनकरीब इत्तेहाद हो जाएगा। लेकिन वाकिफाने हाल के मुताबिक तहरीक इंसाफ की इदारों से टकराव की सियासत ने पीपल्स पार्टी को फिर से अपना रास्ता बदलने पर मजबूर किया और जाहिर है कि पाक फौज का 9 मई से मुताल्लिक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। 9 मई के ज़िम्मेदारों का तयन करने के हवाले से हुकूमत और अस्करी क़यादत में मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। कल आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों की निशानदेही भी की और जाहिर है कि इदारों की पीटीआई के सियासी रवैये पर तशवीश की वजह से पीपल्स पार्टी तो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे इसको कोई सियासी नुकसान पहुंचे। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं कि मुमकिन है कि मुस्तकबिल में 9 मई के हवाले से सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाए। अब अगर मुस्तकबिल में साने 9 मई पर जिम्मेदारों के खिलाफ कोई एक्शन होता है जिसका इंदिया ख्वाजा आसिफ दे रहे हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी ये रिस्क नहीं ले सकती कि वो तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करे और उसकी सियासत को नुकसान पहुंचे। और पीटीआई तो फिर से 9 मई पर सख्त मौक़िफ़ अपनाना शुरू हो चुकी है और शायद यही वजह है कि पीपल्स पार्टी फिर से नून लीग के साथ एक सफ़े पर दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि अब हुकूमत और इत्तेहादियों ने इकट्ठे होकर पीटीआई के खिलाफ सफबंदी कर ली है और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ नून लीग को इलेक्शन तरमीमी बिल पर सपोर्ट किया, बल्कि अब पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ पर तीरंदाजी करना भी शुरू हो गई है। आज बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली के इजलास में धुआंधार तकरीर की। बिलावल भुट्टो का कहना था कि जब तक ये इन कानून और जमहूरी अंदाज में नहीं अपना लेता है, हम उस वक्त तक अवाम की उम्मीदों के मुताबिक चीज़ों को फंक्शनल नहीं कर सकते। जब तक ये मुल्क आइन, कानून और जमहूरी अंदाज नहीं अपनाएगा, जब तक अपने इदारे अपने दायरे में रह के काम नहीं करेंगे, तब तक जनाब स्पीकर जिस मकसद के लिए ये शहर, ये इदारे, हम सब यहाँ बैठे हैं, उस पे हम उस तरीके से अवाम की उम्मीदों के मुताबिक फंक्शन नहीं कर सकेंगे। अब बिलावल भुट्टो ने एक इदारे का जिक्र भी किया और कहा कि एक इदारा पार्लियामान में बार बार मुदाखलत कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने अदलिया के हवाले से क्या कहा, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। इदारा इस इदारा में बार बार मुदाखलत करता है। पाकिस्तान का जो जुडिशरी है वो इतना काबिल है कि वो ना सिर्फ इंसाफ भी दिलवाते हैं, डैम भी बनाते हैं और जनाब स्पीकर महंगाई का मुकाबला भी कर सकते हैं। पाकिस्तान की सियासत में एक स्टॉर्म इन टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। अब मफाहमत पीपल्स पार्टी का हमेशा से तर्ज सियासत रहा है, लेकिन आज बिलावल भुट्टो की जानिब से अदलिया पर ऐसी ही तनकीद की गई। अब जैसा कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट बिल पर और मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह बहस हो रही है कि क्या अदलिया इलेक्शन तरमीमी बिल पर असरअंदाज हो सकती है या नहीं। और ऐसे वक्त में बिलावल भुट्टो ने यह बयान दिया है कि एक इदारा पार्लियामान में बार बार मुदाखलत कर रहा है। बिलावल भुट्टो की बातों से झलक रहा है कि एक ख़ास जमात के लिए सहूलतकारी हो रही है, जबकि तहरीक ये मुतालबा कर रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को अगला चीफ जस्टिस नामजद किया जाए। और इस मुतालबे की वजह ये बताई जा रही है कि शायद तहरीक इंसाफ को ये खदशा है कि हुकूमत मौजूदा चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देना चाहती है। बहरहाल अब बिलावल भुट्टो मखसूस नशस्तों के फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं। बिलावल साहब ने मखसूस नशस्तों पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया उस पर क्या कहा, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। मुल्क में नफरत की सियासत अरूज पर है। जिस किस्म की तकसीम हमारा सियासत में आज मौजूद है, शायद हमारा तारीख में ऐसे हमने कभी नहीं देखा। हम दिन रात अगर आप टीवी को खोले तो हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, या हम चोर है या वो चोर है। इस फैसला ने एक मरा हुआ सियासी जमात जिनका इलेक्शन का कैंपेन का ना सरो पैर था, इनको ऐन वक्त में ऐसे फायदा दिया कि पूरा जमात जो है वो मोबिलाइज हो गया। जो इन्होंने मांगा भी नहीं, आइन और कानून में गुंजाइश भी नहीं, हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दे ये सीटें जैसे ये टॉफी है और ऐसे आप बांटे। अब जैसा कि मखसूस नशस्तों के फैसले को नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी ने भी चैलेंज कर रखा है और इलेक्शन तरमीमी एक्ट बिल पर भी वो हुकूमत के साथ है, जो इस बात का पता देता है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है कि वो हुकूमत के साथ खड़ी है। अब मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी को नून लीग से इख्तलाफात हो, लेकिन वो मजबूर हैं, मजबूरी में हुकूमत के साथ चल रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल तो पीपल्स पार्टी को सूट भी यही करता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ भी जिस तरह की सियासत कर रही है उसको पीपल्स पार्टी किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकती। बहरहाल अब बिलावल भुट्टो के बयान पर उमर अयूब ने रद्द-ए-अमल दिया, वो क्या कहते हैं जरा वो भी आपको दिखाते हैं। पॉइंट बात होती है ऑनरिंग आवर गेस्ट, वो बात होती है बिलावल भुट्टो जरदारी
बावजूद इसके कि वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुका है, उसने जो लंबी तमहीद बांधी है, मेरा ख्याल है किसी परेड ग्राउंड में उसे कोई इंस्ट्रक्शन आई होगी, आके उसने यहाँ पे तकरीर झाड़ दी है। अब लगता है कि बात फिर से तसादुम की तरफ जा रही है। सियासी हालात पहले ही नासाज हैं, ऐसे में ज़रूरत तो इस बात की है कि सियासतदान मिल बैठकर मुल्क को मुश्किलात के भंवर से निकालें, और यही बात मौलाना फजलुर रहमान भी कर रहे हैं। और साथ ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन जो एक्ट बिल है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात अगर हैं तो ये भी देखना क्या ये बिल किसी बदनीयती पर मबनी था। मौलाना इस मुतालिक क्या कहते हैं, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। पसंदी एक ऐसे पॉइंट पे जाना कि जहां हम एक दूसरे से बैठने के भी काबिल न रहें, शायद इसकी गुंजाइश नहीं। पेशकदमी तो हर तरफ से हो सकती है। हम कोलीग्स हैं, हमारे कोई ऐसी सियासी इख्तलाफ होने के बावजूद हम एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। मेरे ख्याल में उस पर तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, टाइमिंग के हवाले से देखना पड़ता है। तो उस पर यही सवाल पैदा होगा कि क्या ये नेकनीयती पर मबनी था, तो ये सवाल तो पैदा होंगे। अब मौलाना फजलुर रहमान की बातों से तो यही तासुर जा रहा है कि वो इलेक्शन एक्ट बिल पर तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, जबकि इस मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी एक तरफ खड़े हैं। जो अकील खान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। आई होप अंजुम अकील खान साहब तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी। अंजुम अकील खान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। नबीन वाइल हम हसन मुर्जा साहब की तरफ वापस आते हैं। अंजुम साहब ये बताइएगा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन पर्टिकुलर मुतालबा कर रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को नॉमिनेट कर दिया जाए बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इसको नोटिफाई करे हुकूमत। तो क्या आप इरादा रखते हैं कि पहले ही कर दे मंसूर अली शाह साहब को? देखें जी, जब उनकी बारी आएगी जरूर इशू होगा। वायद एक अदारा है सुप्रीम कोर्ट जिसमें हर शख्स अपनी टर्म पे आता है, तो वो भी अपनी टर्म पे इंशाल्लाह उनकी जब 2 महीने बाद पूरी होगी, 3 महीने बाद बस अब तो 1.5 से 2 महीने रह गए हैं, तो नोटिफाई करने में तो कोई हर्ज नहीं है। जस्टिस काजी फायज ईसा को भी पहले ही नोटिफाई किया गया था। ये भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो मैरिट पे बिल्कुल आ रहे हैं और होना भी चाहिए, होंगे नहीं। उससे वहाब खत्म हो जाता है ना सर अंजुम वकील साहब, वहाब खत्म हो जाता है ना। ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है कि किसी को तोसी दी जा रही है, हुकूमत पार्लियामान से बिल ला के ऐसा आईनी पैकेज लाना चाहती है जिससे एक्सटेंशन का प्रोग्राम हो जाए, तो ये वहाब खत्म हो जाएगी अगर आप नॉमिनेट कर देंगे तो। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ये पीटीआई की सिफारिश की जरूरत नहीं है। आप देखें, चलो जो टेनोर होता है, आप अभी 2 महीने हैं, 2 महीने से पहले इतनी जल्दी क्या करने में, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है ना। वो जल्दी करने से भाग दूर हो जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे जस्टिस काजी फायज ईसा को नोटिफिकेशन किया गया था, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने नोटिफाई किया था। जी, फायज साहब ने खुद भी कह दिया है कि मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा और ना ही कोई ऐसा प्रोग्राम है, और ये मौजूदा जो नेक्स्ट आ रहे हैं ये भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, और हमें कोई किसी किस्म का खौफ नहीं है कि उनको रहना चाहिए या इनको। जो भी सुप्रीम कोर्ट वायद दे रहा है, टर्म पे सारे आ रहे हैं, ये अपनी टर्म पे आएंगे इंशाल्लाह। नोटिफिकेशन अभी तो 2 महीने रहते हैं, चलो महीना पहले हो सकता है, हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन यह है कि इसमें पीटीआई की सिफारिश की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो अपने एक ग्रुपिंग करना चाहती है जुडिशरी में, जिस तरह उसने हर जगह कोशिश की है, तमाम आईनी इदारों में ग्रुपिंग की, उनकी तो ख्वाहिश है ग्रुपिंग हो। अंजुम वकील साहब, ये हुकूमत अक्टूबर आने से इतना खौफजदा क्यों है? कोई हम खौफजदा नहीं है, बिल्कुल कोई खौफजदा नहीं है। आप देखेंगे इंशाल्लाह ये अक्टूबर भी आएगा, अगला अक्टूबर भी आएगा, तो उससे अगला अक्टूबर भी इंशाल्लाह आएगा। कोई ऐसा 5 साल ये हुकूमत पूरी आईनी अपनी मुद्दत पूरी करेगी। नहीं, अगला जब आएगा वो अक्टूबर तो नहीं होगा, वो तो नवंबर होगा जो अगला आएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सारे अक्टूबर भी आए, नवंबर भी आए, 5 साल इंशाल्लाह ये हुकूमत अपनी आईनी मदद पूरी करेगी। ये जो लोग जो साजिशें सोच रहे हैं, उनके जहन में ये होना चाहिए कि ये अब वो हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत अपने मैंडेट के साथ बिल्कुल पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक काम कर रही है। आप ये देख लें कि जो पीटीआई ने 4 साल गुजारे मुल्क के लिए क्या किया, मुस्लिम लीग के थोड़ा सा। अच्छा, ये जो लोगों की ख्वाहिश की बात वैसे आपने की है, मुझे बताया कि ये जो 2 रुपये 56 पैसे बिजली के फी यूनिट में बढ़ाए गए, अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक बढ़ा दिया है हुकूमत ने। देखें जी, बात यह है कि लोग जानते हैं हालात ये पैदा किसने किए हैं। आप ये बताएं कि क्या 2013 से लेकर 17 तक ऐसे हालात थे? जब 2013 में जब हमने हुकूमत ली, वो भी आपके सामने है सर। मैं तो 2024 की बात कर रहा हूँ, ये अगस्त का महीना है, अगस्त 2024, अवाम का बुरा हाल है। धरना आपने गुज़श्ता रोज उठाया है, किस यकीन दहानी पे 2 रुपये और 56 पैसे बिजली का यूनिट फिर बढ़ा दिया आपने। हमने इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि ये असल बात ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये पैदावार किस चीज़ की है। ये आज ये हम दिन
सारी कौम फेस कर रही है, महंगाई और सारा, ये जिम्मेदार कौन है? आप देखें कि हुकूमत बड़े अच्छी तरीके से काम कर रही थी, आपने लोड शेडिंग में काबू डाल लिया था, आपने दहशतगर्दी में काबू कर लिया था, आप बल्कि मजबूत चल रहे थे। ये किसने साजिश किया है? ये साजिश आप ये बताएं, एक मकान बनता है सर अब नैरेटिव्स की जंग नहीं, देखिए अंजुम वकील साहब ये बयानियां अब नहीं चलेंगे। देखिए आपने कहा हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, हुकूमत 5 साल सिर्फ उसी सूरत पूरे करेगी जब वो डिलीवर करेगी, जब गवर्नेंस पे फोकस करेगी, जब मैनेजमेंट ठीक होगी। अभी तक मिस मैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, पुअर परफॉर्मेंस है, इसके साथ हुकूमतें 5 साल पूरे नहीं किया करती, हमने तो यही देखा है। ये आप देखें कि ये 5, ये अगर आप कहते हैं बैड गवर्नेंस है, हम नहीं कहते कि आइडियल है, लेकिन ये जिम्मेदार कौन है? हम ये कहते हैं कि अब थोड़ा सा टाइम हमें मिला है। आप देखेंगे कि 1 साल बाद आप देखेंगे मुल्क में कितनी तब्दीली आएगी, लोग खुद कहेंगे कि तब्दीली आएगी। अभी पंजाब में देखें जिस तरह हमारी वज़ीर आला साहब काम कर रही हैं, यहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं दिन रात, आपको नजर आ रहे हैं कि डिलीवरी कोई 4 दिन में तो नहीं होती ना, थोड़ा सा वेट करें, आपको डिलीवरी नजर आएगी और फिर आप खुद कहेंगे इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए और इंशाल्लाह पूरे करेंगे, अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक पूरे करेंगे। आप बिजली की बात करते हैं, हर बच्चा जानता है वज़ीर आज़म से लेकर। वैसे अजय वकील खान साहब, वैसे तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो अभी आपकी नशिस्त भी डावाडोली लग रही है, दैट इज स्टिल हैंगिंग इन द एयर कि क्या बनेगा। तो आपका तो मैच पड़ा हुआ है जुडिशरी के साथ। नहीं, कोई हमारा मैच जुडिशरी के साथ मैच नहीं है जी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मेरिट पर ये फैसले होंगे आपके सामने। ये साजिशें कर चलती रहती हैं, ये प्रोपेगेंडा भी चलते रहते हैं। बात जो है इलेक्शन अपनी जगह, हुकूमत अब बन गई है, इनको चाहिए कि आप इसको तस्लीम करके इसके साथ अच्छी अपोजिशन करें। अब मैं कह रहा हूं अभी इस्लामाबाद के 3 हलकों की नशिस्तें खतरे में है। अभी तो इस्लामाबाद की 3 नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज खतरे में, आपकी एक है उसमें से। और अगर 8 फरवरी का पूरा इलेक्शन खुल गया, अगर 8 फरवरी के इंतखाबात की पिटीशन लग गई और सुनी गई तो फिर क्या होगा अंजुम वकील खान साहब? फिर 5 साल कैसे पूरे करेंगे आप? हम तो कल भी तैयार हैं कि कल भी खुले, परसों भी खुले, हम खुलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम मेरिट पे जीते हैं और आपको नजर आएगा इलेक्शन, आप जो भी फैसला होता है आप सामने आएगा आपका। कोटे तो आप सब जानते हैं कि कोटे जो उनका PTI वाले कहते हैं आपको कोटे हमारी तरफ है, टिल्का उनकी तरफ है, तो वो तब भी आप देखेंगे मेरिट पे। वैसे आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि 8 फरवरी का इंतखाब खुलने से कोई टेंशन नहीं हो रही, परेशानी नहीं हो रही? नहीं, कोई टेंशन नहीं हो रही, बिल्कुल। मैं आपको दिल के पे हाथ रख के कहता हूँ, ये बस 5 साल पूरे करेगी। ये लोगों की एक गलतफहमी है कि साजिश करके हुकूमत को डालेंगे, लेकिन हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। और आप देखेंगे कि लोगों ने जो मरहूमियाँ PTI के दौर में देखी हैं, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह लोगों की मरहूमियों का मदावा भी होगा और मुल्क आगे भी जाएगा। और आप ये भी देखेंगे, जब आपने पहले भी देखा कि जो हम खारजी लिहाज से तनाव हो चुके थे, जब हमारी हुकूमत आई है, तो आप देखेंगे सऊदी अरब के कितने डेलीगेशन आए, चाइना किस तरह एक फिर हमारी तरफ रगबत उन्होंने की, इसी तरह UAE ने और दूसरे रोल ओवर मिल रहा है आपको? 12 अरब डॉलर का रोल ओवर चाहिए आपको? ये जिन 3 ममालिक के नाम आपने लिए, रोल ओवर मिल रहा है? अभी तो कर्ज रीशेड्यूल करा रहे हैं। नहीं, रोल ओवर कर रहे हैं, रोल ओवर कर रहे हैं ये कर्जे। अच्छा, ये भी आप पूछे ना कि कर्जे सबसे ज्यादा लिए किसने, ये क्यों नहीं पूछते आप? सबसे ज्यादा PTI के 4 साल में हमने कर्जे लिए और वो कर्जे लगे कहाँ, ये भी आप नहीं पूछते कि 4 साल में जितने कर्जे लिए वो लगे कहाँ पे हैं? कोई आप बता दे, कोई बता दे कि ये PTI के कर्जे की वजह से हमने ये पैसे लिए और किसी मुल्क की माशी हालत बेहतर की है, हमने कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया है? कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, पैसे पता नहीं गए कहाँ है। वो सारे इनकी जो आप सोशल मीडिया उस पर लग गए हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव काम कौम के लिए नहीं है। ना कोई बिजली की कमी पूरी हुई है, ना कोई नया डैम शुरू हुआ है, ना कोई नया कोई कारखाना शुरू हुआ है, तो ना कोई मेगा रोड शुरू हुई है भैया। हमें तो लिमिटेड टाइम मिलता है, तो हमने बड़े बड़े मेगा काम अभी। अच्छा अंजुम वकील खान साहब, लास्टली देखें, अभी अगस्त है, अगस्त के बाद सितंबर आना है। सितंबर भी हुकूमत के लिए सितमगर हो सकता है, आप समझ रहे होंगे मैं किस एतबार से कह रहा हूँ। और फिर अक्टूबर ज़ाहिर है बड़ी इम्पॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है वो होनी है, फिर नवंबर भी होगा। तो ये आने वाले 2 से 3 महीने तो बड़े क्रूशल हैं। ये 2-3 महीने हुकूमत सस्टेन कर लेगी? ये देखिए जी, पहली तो बात यह है कि
कोई क्रूशल महीने नहीं है, ये भी आज के महीनों की तरह महीने हैं जो तैनाती होनी है, जो रिटायर होना है एक स्मूथ तरीके से आप देखें ट्रांजैक्शन होगी सब लोगों की, इसलिए हमारे लिए कोई क्रूशल नहीं है। इसलिए हम आप देखेंगे 2-3 महीने की बात ना करें, हम 5 साल की बात करें, हम 5 साल इंशाल्लाह सर्वाइव करेंगे और आप भी इंशाल्लाह इधर होंगे, हम भी तो इधर होंगे। खान साहब के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आप देखेंगे आने वाले चंद दिनों में, तो क्या आने वाले चंद दिनों में क्या करने जा रहे हैं? कोई नया केस बनाने जा रहे हैं, कोई नई गिरफ्तारी डालने जा रहे हैं? देखिए जी, खान साहब अगर हकीकत यह है कि जमहूरी तरीके से सियासत करते तो आज उनका ये हाल ना होता। उन्होंने एक डिक्टेटर की सियासत की है और दूसरों के कहने पे सियासत की है, अपना दिमाग उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि लोगों ने उनसे साथ मोहब्बत का इजहार किया है। और आज जो आप असम्बली में लोग बैठे हैं, लोगों ने इसलिए भेजे हैं कि जाके हमारे मसाइल। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम अकील खान साहब। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। हसन मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आई होप मेरी आवाज़ लाउड एंड क्लियर पहुँच रही है। सर, मैं जो पूछना चाह रहा था, ज़रा मैं पहले ज़रा इस पर आ जाता हूँ। मुझे बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को नेक्स्ट चीफ जस्टिस नॉमिनेट करने का नोटिफिकेशन इशू कर दें। तो जैसे आरिफ अलवी साहब ने उस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा को पहले नोटिफाई कर दिया था, तो क्या प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब भी नोटिफाई करने का इरादा रखते हैं आने वाले चंद दिनों के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बतौर नेक्स्ट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? देखें, ये मुतालबात पे तो नहीं है कि ये कर दें, आइन और कानून के मुताबिक होना होता है। उसमें पहले भी गुंजाइश है तो पहले हो सकता है, अगर उसमें वो टाइम पे भी हो जाए तो उसमें कोई ऐसा हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक होना जो है वो ज़रूरी है। बाकी तो पहले और बाद में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, उससे भाग दूर हो जाएगा। और ये खदशा है इस वक्त, देखिए खदशा इस वक्त ये है पॉलिटिकल अपोनेंट्स को आपके कि हुकूमत कहीं चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने का इरादा रखती है, जस्टिस काजी फाइज से कोई एक्सटेंशन दी जाएगी। तो ऐसा कोई इरादा है आपका? पीपल्स पार्टी इस पे ऑन बोर्ड है PMLN के साथ? देखिए, मैं नहीं समझता कि इस तरह के खदशात दूर करने के लिए कोई इतने बड़े स्टेप लिए जाए। मैं तो ज़्यादा खदशा समझता हूँ कि इस मुल्क को इस वक्त ज़रूरत क्या है, जो बिजली के रोज़ महंगी हो रही है, क्या हुकूमत की तवज्जो उस पर है या नहीं है। चीफ जस्टिस से मुझे तो कोई गर्ज नहीं है, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे कोई गर्ज नहीं है कि कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो। हाँ, आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए और उस पर मेरिट वायलेट नहीं होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो पहले करें बाद में करें। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी बिजली में रेट रोज़ की बुनियाद पे बढ़ रहे हैं, वो किस तरह बढ़ रहे हैं। आज आप कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री बैठ गई है, इंडस्ट्री किस तरह चलेगी जब उस बंदे को ये पता ही नहीं है कि आने वाले महीने में मेरे बिजली का रेट क्या होगा। सर, ये बात बिल्कुल पार्लियामान के फ्लोर पे होनी चाहिए। यू आर वेरी राइट अबाउट इट सर। लेकिन आज भी डिस्कशन सर बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन आज बिलावल भुट्टो साहब की जो तकरीर थी, आज बिलावल साहब की जो तकरीर थी, दैट वाज वेरी मच फोकस्ड टुवर्ड जुडिशरी पर बड़े ताक के हमले हुए हैं, जिससे मुझे ये तासुर मिला कि पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है और वो ये समझती है कि जुडिशरी जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है, एंड दैट जुडिशरी इज वेरी मच सीरियस थ्रेट टू द गवर्नमेंट। देखें, ये तो बिल्कुल, ये तो एक डे फर्स्ट ये बात तय है कि जुल्म के साथ मुआशरा कायम रह सकता है, ना इंसाफ़ी के साथ मुआशरा कायम नहीं रह सकता। अगर आपके फ़ैसले तासुब की बुनियाद पे होंगे, आपके फ़ैसले आइन और कानून से हट के होंगे, अगर आपको फ़ैसलों में लोगों को फेवर नज़र आ रही होगी तो वो यकीनन काबिल मुज़म्मत भी हैं। हम तवक्को करते हैं अपनी ऑनरेबल जुडिशरी से कि वो अपने फैसलों के जरिए, उन्हें नहीं बोलने की ज़रूरत होती, उनके फैसलों को बोलना चाहिए। अक्टूबर आने से आप भी खौफज़दा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरह? नहीं, हमें कोई खौफ नहीं है। हम एक अवामी और जमहूरी जमात है। हमने तो कभी भी इन इदारों के बलबूते पे हुकूमत नहीं की, ना ही हमें कभी किसी से फेवर मिली है। हमारे तो अदालती कत्ल भी हुए हैं, तो हम फिर भी अदालतों को ही हमने गुजारिशात की हैं कि हमें रिव्यू किया जाए या हमें सुना जाए, और हम अदालतों से ही सुरखरू भी हुए हैं। हमें तो किसी इदारे से कोई खौफ नहीं है। देखिए, इलेक्शन एक्ट में तरमीमी बिल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ठोक बजा के हिमायत की है। उसके बाद उस बिल की मंजूरी भी ज़ाहिर है अल्टीमेटली प्रेसिडेंट से होनी होती है, वो हो गई है। तो क्या कोई आईनी तरमीमी पैकेज लाना चाह रही है हुकूमत के, इसके ज़रिए से 2/3 मेजॉरिटी मिले और कोई आईनी तरमीमी पैकेज पार्लियामान के फ्लोर से ला के मंजूर कराया जाए? देखिए, जो हमारा आईनी हक है, लेजिस्लेशन जो है वो लेजिस्लेटर्स का हक है, पार्लियामान का हक है। पार्लियामान अपनी लेजिस्लेशन कर सकती है, वक्त बड़ा अहम है ना सर। इदारा जो है उसमें मदाखलत नहीं कर सकता।
टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। अगर पार्लियामान ये समझती है कि जुडिशल एक्ट में कोई तब्दीली लाई जाए या उस पर कानून साजी की ज़रूरत है, तो यकीनन उन्हें उस पर कानून साजी करनी चाहिए। इसमें तो कोई नहीं है कि पार्लियामान जो है वो सुप्रीम है। मुझे सर आज बिलावल साहब की स्पीच से ये तासुर मिला है कि वो पीपल्स पार्टी भी सोच रही है कि अगर पीटीआई ने कम बैक कर लिया तो बड़ा खतरा होगा फिर पीपल्स पार्टी के लिए भी और पीएमएलएन दोनों, ज़ाहिर है दोनों तरफ जो इत्तेहादी हैं, हुकूमती इत्तेहादी हैं, दोनों के लिए सीरियस थ्रेट हो जाएगी। इसलिए आज उनकी जो क्रिटिसिज्म था वो पीटीआई पर भी बहुत ज़्यादा था, जिससे मुझे, और फिर पीटीआई ने उसका जवाब भी दिया, जिससे लगता ही है कि वो जो पीपल्स पार्टी और पीटीआई में अगर कोई कुर्बतों की कोई गुंजाइश कहीं मौजूद थी तो आज वो भी फिजल आउट हो गई है, वो भी ख़त्म हो गई। हम सियासी हरीफ हैं, हमने एक दूसरे पे क्रिटिसिज्म भी करना है और एक जमहूरी अमल के ज़रिए अगर तहरीक इंसाफ आती है तो किसी को भी कोई ख़तरा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कभी भी किसी सियासी जमात का रास्ता नहीं रोका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती रही है कि तहरीक इंसाफ को बतौर जमात दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती रही है कि मावराए आइन और कानून जो है किसी भी तहरीक इंसाफ के लीडर को सज़ा नहीं होनी चाहिए, कानून और आइन के मुताबिक उन्हें ट्रायल किया जाए। जिन्होंने 9 मई जैसे वाक़यात किए हैं जिसमें हमारे शोहदा की यादगारों को गिराया गया है, जलाया गया है, वो बिल्कुल सज़ा के मुर्तकिब हैं, उनको सज़ा देनी चाहिए, उनके मास्टरमाइंड्स को भी देनी चाहिए, उनको इंसाफ और आइन के कटहरे में भी लाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा है, हमें कोई ख़तरा नहीं है, तहरीक इंसाफ आती है, हम सियासी तौर पे, जमहूरी तौर पे उसका मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा सुरखरू हुई है। अगर हमें जनरल ज़ियाउल हक ख़त्म नहीं कर सका तो ये उनके बगल बच्चों क्या हमें ख़त्म करेंगे। पीटीआई कोई खतरा नहीं है पीटीआई और पीटीआई को तो अगले 2 महीने बड़े क्रूशल नजर आ रहे हैं और वो कहते हैं, वो तो ये तक कह रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की लीडरशिप है इसको ईसीएल पे डालें, अगले 2 महीने इतने इंपॉर्टेंट है। आपको भी इतने क्रूशल लग रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला ऐसे कोई इश्यूज नहीं है। हमें अगर हमने अपने जो हमारे अवामी इश्यूज़ हैं अगर हमने उनको फोकस कर लिया, हमने वो रिज़ॉल्व कर लिए तो वो तो इस वक्त बिल्कुल इर्रेलेवेंट है, उनका तो कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। वो तो आज जिस जगह खड़े हैं उनमें और एक आम दहशतगर्द में कोई फ़र्क नहीं है। वो तो बिल्कुल वही कर रहे हैं जो किसी बैरूनी एजेंडे पे किया जाता है। कल तक जो शेख मुजीबुर रहमान की मिसालें देते थे और उसको अपना लीडर गिरदानते थे, उससे पहले वो मेसोलिनी और हिटलर को अपना लीडर मानते थे। तो वो उनका तो एक मिजाज है सियासत का, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। उनकी हर बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं है और उस पर रिएक्ट करना भी ज़रूरी नहीं है। तो पीटीआई से हाथ मिलाना तो फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। मुझे तो आज यही लगा है कि आज तो पीपल्स पार्टी ने सोच लिया है कि नहीं, अब एट दिस पॉइंट शायद ये अब मुमकिन ना हो सके। इज़ इट ट्रू? देखिए ये सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। आज जो चीज़ें हम देख रहे हैं या जो फैसले कर रहे हैं वो आज की उनकी पोजीशन के मुताबिक हम कर रहे हैं कि वो किस तरफ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस मुल्क के अंदर वो क्या इंतशार चाहते हैं, अनारकी चाहते हैं, दहशतगर्दी चाहते हैं। उनके साथ नहीं खड़ा हुआ जा सकता। कल को अगर वो एक सियासी पॉलिटिकल जमात की तरह बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, तो उनके साथ भी बैठा जा सकता है। अरशद नदीम ने पूरे पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करने और तलाई तमगा हासिल करने के बाद मुबारकबादों का सिलसिला जारी है और उनके लिए कई इनामात का ऐलान भी किया गया है। अरशद नदीम ने यह कारनामा 92.97 92.97 मीटर फासले पर नेज़ा फेंक कर सरअंजाम दिया है, जो उनके करियर की बेहतरीन कारकर्दगी भी है। अरशद नदीम ने कामयाबी की मनाजिल कैसे तय की, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इस हवाले से टीम दस्तक ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट देखिए। 2 जनवरी 1997 को पंजाब के गांव मियां चन्नू में पैदा होने वाले अरशद नदीम 8 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर हैं। उनके वालिद एक मजदूर थे। अरशद ज़माना तालिब इल्मी से ही गैर मामूली एथलीट रहे। उन्हें ट्रेनिंग और बैरून मुमालिक सफ़र के लिए सख्त माली मुश्किलात का सामना भी रहा, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी और कामयाबी की मंजिलें तय करते गए। उनके भाई का कहना है कि अरशद ने इन मुश्किल हालात के बावजूद वो कर दिखाया जो कोई न कर सका। जेवलिन थ्रो के खेल में अरशद नदीम 2015 में तवज्जो का मरकज बने। 2016
में उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स से स्कॉलरशिप हासिल की और मॉरिशस के IAAF हाई परफॉर्मेंस सेंटर से भी ट्रेनिंग ली। अरशद नदीम के पास वसाइल की कमी की वजह से बाहर ट्रेनिंग पर जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। रवां साल भी जब अरशद नदीम ने ट्रेनिंग के लिए नई जेवलिन खरीदने के लिए मदद की अपील की तो नीरज चोपड़ा ने भी उनके लिए सोशल मीडिया पर आवाज उठाई। अरशद नदीम को सेहत के हवाले से भी कुछ मसाइल का सामना रहा और गुज़श्ता साल उन्हें अपने घुटने की सर्जरी भी करवानी पड़ी। अरशद के वालिद ने बताया कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि अपने बेटे को उस तरह की कोई भी सहूलियात फराहम करते जो कि उसके लिए इंतहाई जरूरी थी। उन्होंने सड़क से एक पत्थर का गोला उठाया और एक बांस को नेजा बनाकर अरशद को प्रैक्टिस करवाया। अरशद नदीम की वालिदा रजिया परवीन का कहना है कि मैं बहुत दुआएं करती थी और मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करे। 2024 पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वालों में 7 एथलीट्स शामिल थे, जिनमें से 6 कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहे, जिसके बाद सारी कौम की नजरें अरशद नदीम पर जा ठहरी। जेवलिन थ्रो मुकाबलों में अरशद नदीम ने कौम की उम्मीदों पर पूरा उतर के दिखाया और तारीख रकम कर दी। जहां अरशद नदीम की कामयाबी पर मुल्क भर से हर शोबा से ताल्लुक रखने वाले अफराद उनकी कामयाबी पर खुशी का इजहार करते नजर आ रहे हैं, वहीं हमसाया मुल्क से खुशी के पैगाम भी मौसूल हुए। हर टूर्नामेंट में अरशद नदीम को हराने वाले नीरज चोपड़ा की वालदा भी अरशद नदीम की खुशी में जज्बात पर काबू न रख सकी। ये जीत पाकिस्तान के लिए एक तारीखी लम्हा था, जहां पाकिस्तान को कोई भी तमगा जीते 32 साल और गोल्ड मेडल जीते 40 साल हो गए थे। ओलंपिक्स की 100 साला तारीख में ये रिकॉर्ड पहली बार बना जो अरशद नदीम के हिस्से में आया। ये वाकई पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हा था और अरशद नदीम ने तारीख रकम करके एथलीट ऑफ द सेंचुरी का जो टाइटल है वो भी अपने नाम कर लिया है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है, लेकिन जाते जाते लगन सच्ची हो, मेहनत हो, जज्बा, अज़्म, हिम्मत, हौसला जवान हो तो कुछ भी किया जा सकता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।